तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दगाबाज दोस्त। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बाप के लिए सबसे बड़ा गम वो होता है जब जवान बेटी की लाश उसके सामने पड़ी हो। ऐसा ही गम मान सिंह को बुढ़ापे में सहना पड़ा था। उसके जवान बेटे विजय की लाश उसके सामने पड़ी थी। विजय अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने उसे सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसने अफसर को सलाम नहीं किया था। कुछ देर तक लाश को देखने के बाद बूढ़ा मान सिंह फुट फुट कर रोने लगा। तू क्यों मर गया बेटा? तुझे तो अभी यह दुनिया देखनी थी। मौत तो मुझे आनी चाहिए थी। तेरी मौत ने मुझ बूढ़े को और भी बूढ़ा कर दिया। नदी के किनारे बूढ़े मान सिंह ने बेटे की चिता को अग्नि दी। चिता से उठती हुई आग की लपटों को देखकर उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आंधी बुलंद होने लगी। बेटे तू चिंता मत कर, तेरा बाप बूढ़ा हो गया है तो क्या हुआ, तेरी इस असमय मौत का बदला जरूर लेगा। अंग्रेजों को तेरी मौत का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। पत्नी और बेटों को घर छोड़कर मान सिंह जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? हमारा क्या होगा? मेरा न सही इन दोनों का तो कुछ ख्याल करो। मुझे किसी का ख्याल नहीं। अब तो सिर्फ एक बात याद है, मुझे अंग्रेजों से विजय की मौत का बदला लेना है। तुम समझते क्यों नहीं? अकेले तुम जालिम अंग्रेजों का क्या बिगाड़ पाओगे? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला इंसान बदला जरूर ले सकता है। पिताजी आप अकेले कहाँ हैं? हम भी आपके साथ हैं। क्यों भैया? हाँ भैया, पिताजी के साथ हम मिलकर हम भी विजय भैया की मौत का बदला लेंगे। तुम दोनों बहुत छोटे हो अभी, इसलिए मैं तुम दोनों के खतरे में नहीं डाल सकता। बदला तो मुझे अकेले ही लेना पड़ेगा। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम वीर सिंह और राज सिंह को लेकर कहीं दूर किसी रिश्तेदार के घर चली जाओ, ताकि मुझे तुम लोगों की चिंता न रहे। लेकिन इस तरह तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं इन दोनों को लेकर अपने दूर के एक भाई के पास चली जाती हूँ। हाँ यह ठीक रहेगा। अब तुम देर न करो, इन दोनों को लेकर फौरन चली जाओ। पत्नी दोनों बेटे को लेकर चली गई। मानसिंह भी अंग्रेजों से बदला लेने घर से बाहर निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे एक दुकान के सामने भीड़ लगी नजर आई। जरूर वहाँ कोई हादसा हुआ है, चल कर देखता हूँ क्या बात है। कहीं फिर कोई अंग्रेजों के जुल्म का शिकार तो नहीं हुआ। जल्द ही बूढ़ा मानसिंह उस भीड़ में शामिल हो गया। आह बहुत दर्द है, बहुत मारा है। मैंने कोई जुर्म भी तो नहीं किया था, सिर्फ अपनी चीज का पैसा ही तो मांगा था। किसने मारा इसको? पास खड़ा व्यक्ति दूर जाते हुए एक सिपाही की ओर इशारा करता हुआ बोला। वह जा रहा है, रोज इसकी दुकान पर आकर मिठाइयाँ खाता था। आज इसने पैसे मांग लिए तो उसने मार मार कर इसकी यह हालत कर दी। ओह वह कभी मिठाई नहीं खा सकेगा। अब वह कभी मिठाई नहीं खा सकेगा। शीघ्र ही वह सिपाही के पीछे पहुंच गया। वह सिपाही एक सुनसान सड़क पर मुड़ा। वैसे ही बूढ़े मानसिंह ने उस पर हमला कर दिया। ढिसूम! कहाँ जा रहा है कुत्ते? अपनी मौत से तो मिलता जा। सिपाही उछलकर दूर जा गिरा। मानसिंह ने इस बीच उसकी राइफल झपट ली, उसे उल्टा पकड़ा और ताबड़तोड़ सिपाही पर टूट पड़ा। कमीने कुत्ते! सिपाही का सिर तरबूज की तरह फट गया। कुछ पल छटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। देख बेटा देख, तेरे बूढ़े बाप ने तेरी मौत का बदला लेना शुरू कर दिया। मानसिंह सिपाही की लाश को खींचकर झाड़ियों में ले गया और थोड़ी मेहनत के बाद उसने सिपाही की लाश को एक पेड़ पर लटका दिया। उसने एक कागज पर कुछ लिख कर लाश की जेब में रख दिया। इस तरह मेरा पैगाम अंग्रेज सरकार तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वे राइफल लेकर जंगल की ओर चल दिया। काफ़ी मेहनत के बाद वह जंगल में एक गुफा तलाश करने में सफल हो गया। यह जगह मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित है, पुलिस भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। कल ज़रूरत का सारा सामान लाकर यहीं रख लूँगा। मानसिंह गुफा में प्रवेश कर गया। थका हुआ था। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। सिपाहियों की छुट्टी रात 8 बजे खत्म होती थी। सभी सिपाही अपनी अपनी राइफलें थाने में जमा करके अपने अपने घर जा रहे थे। अंतिम सिपाही भी अपनी राइफल जमा करके जाने लगा तो इंचार्ज ने उसे रोका। जॉन को कुछ पता है? वह अभी तक नहीं आया। दिन में उसने एक मिठाई वाले को मारा था, उसके बाद से वह मुझे नज़र नहीं आया। सिपाही पलट कर चल दिया। दरवाजे के पास पहुँच कर बोला, मैं जाकर जॉन को तलाश करता हूँ। अगर मुझे मिल गया तो मैं फ़ौरन उसे भेज दूंगा। राजू फल वाला रोज़ सुबह सुबह फूल तोड़ने जाया करता था। आज भी वह फूल तोड़ रहा था। अचानक उसकी नज़र दाईं और पेड़ पर लटक रही एक लाश पर पड़ी। ल ल ल लाश! सिपाही की लाश! भागो! अगले ही पल वह फूलों का थैला छोड़कर सरपट थाने की ओर भाग लिया। थाने में घुसते ही एक सिपाही ने उसे रोका। ए छोकरे, किधर भागा जा रहा है? रुक! हुजूर, लाश! लाश? किसकी लाश? किधर है? वो उधर सिपाही की लाश है। सिपाही राजू की बात सुनकर आश्चर्य से उछल पड़ा। वह राजू को लेकर सीधा इंस्पेक्टर ग्रेग के पास पहुंचा। सर, इस लड़के ने एक लाश देखी है। यह कहता है कि सिपाही की लाश है। क्यों लड़के? हाँ साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लाश के शरीर पर आप ही लोगों जैसी वर्दी है।
फ़ौरन जीप तैयार करवाओ, हम अभी वहाँ चलते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप राजू के बताए रास्ते पर दौड़ रही थी। 10 मिनट बाद जीप उस स्थान पर पहुँच गई। वह देखिए, झाड़ियों के उस और पेड़ पर लाश लटक रही है। राजू उन लोगों को लाश के पास ले गया। यह तो जॉन की लाश है सर। लाश को फ़ौरन नीचे उतारो। लाश को पेड़ से उतार कर आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया गया। सर, इसकी जेब में एक कागज़ झांक रहा है, निकाल कर दिखाओ क्या है। सिपाही ने लाश की जेब से कागज निकालकर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर पर्चा लेकर पढ़ने लगा। तुम लोगों ने मेरे विजय को मुझसे छीन लिया, मैं तुम लोगों से तुम्हारी जिंदगियां छीन लूंगा। अंग्रेजों की मौत, मान सिंह। इसका मतलब है मान सिंह नाम का आदमी बागी हो गया। उसे फौरन गिरफ्तार करो, वरना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मेरे ख्याल से सर, इस इलाके में मान सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। इस शहर में वो कहीं तो रहता होगा, उसे तलाश करो। एक अंग्रेज सिपाही को मारकर वह आज़ाद नहीं रह सकता। ओके सर। लाश थाने पहुंचाकर हम मान सिंह की तलाश शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद लाश जीप के पिछले भाग में रख दी गई। जीप लाश को लेकर थाने की ओर दौड़ पड़ी। जीप के जाने के बाद राजू भी फूलों की टोकरी लेकर वहां से चल दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला कोई तो पैदा हुआ। उधर मानसिंह ने दूसरे दिन शाम होते होते अपनी ज़रूरत का सामान गुफा में लाकर जमा कर दिया। अंधेरा होने तक वह गुफा में आराम करता रहा, फिर गुफा से बाहर आकर शहर की ओर चल दिया। मुझे कहीं से हथगोले का इंतजाम भी करना पड़ेगा, सिर्फ राइफल से ही काम नहीं चलेगा। मानसिंह एक आतिशबाजी बनाने वाले के घर जा पहुंचा। कौन हो तुम? मैं अंग्रेजों की मौत हूँ। अगर तुमने मेरा कहा न माना तो तुम्हारी मौत भी बन सकता हूँ। राइफल का रुख अपनी ओर देख कर वह व्यक्ति बुरी तरह घबरा गया। क्या चाहते हो? मुझे इसी समय 10 हथगोले बना दो, वरना राइफल की एक गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हथगोले बनाना जुर्म है, मेरी आज्ञा ना मानना उससे भी बड़ा जुर्म है। मौत का डर इंसान से सब कुछ करा देता है। उसने भी हथगोले बनाना शुरू कर दिए। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उस व्यक्ति ने 10 हथगोले तैयार कर दिए। लो, तैयार हो गए हथगोले, अब मेरा पीछा छोड़ो। आज पीछा छोड़ दे रहा हूँ, परसों फिर आऊँगा। मुझे 100 हथगोले तैयार मिल जाने चाहिए, वरना। उस व्यक्ति की धमकी को लेकर हथगोले को लेकर मानसिंह वहां से चल दिया। अब आएगा मजा विजय की मौत का बदला लेने में। मानसिंह सीधा अपने इलाके के पुलिस चौकी के पास पहुंच गया, जिस अफसर की गोली से उसका बेटा मरा था। आज चौकी पर उसकी नाइट ड्यूटी थी। बहुत अच्छा हुआ यह चौकी में ही मौजूद है। आज मैं इसकी कब्र चौकी में ही बना दूंगा। मानसिंह उस पुलिस अफसर के साथ साथ पूरी चौकी को ही नष्ट कर देना चाहता था। चौकी के सामने एक पेड़ पर वह राइफल और बमों का थैला लेकर चढ़ गया और वहां से निशाना लेकर अपने एक हथगोला उसी अफसर को दे मारा। हथगोला ठीक उस अफसर के सिर पर आकर गिरा। धड़ाम! मानसिंह ने 2 हथगोले चौकी की ओर उछाल दिया। चौकी में मौजूद सिपाही बाहर आ गए। उसी समय हवा में लहराते हुए हथगोले उनके करीब आकर फटे। भागो, किसी ने चौकी पर हमला कर दिया है। कई सिपाही मारे गए। बचे हुए सिपाही इधर उधर आड़ लेने के लिए भागे। आड़ लेकर सामने फायरिंग करो, हमलावर सामने की ओर ही है। मानसिंह ने राइफल संभाल ली और आड़ लेते हुए सिपाहियों का निशाना बनाने लगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अंग्रेज सिपाहियों का नामो निशान मिटा दूंगा इस धरती से। बूढ़े मानसिंह का निशाना खाली नहीं गया। एक सिपाही चीख मारता हुआ उलट गया। आह! लगता है हमलावरों की संख्या काफ़ी है। फौरन हेडक्वार्टर खबर भेजो। वायरलेस सेट अंदर रखा था। एक सिपाही फौरन अंदर की तरफ भागा, लेकिन अंदर पहुंचने में सफल न हो सका। भागता कहाँ है कुत्ते! इस बीच कई सिपाही आड़ लेने में सफल हो गए थे। उन्हें यह मालूम हो गया था कि हमलावर सिर्फ एक है और वह सामने पेड़ पर चढ़ा है। वह लोग पेड़ की ओर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ध्यान रहे, हमलावर किसी तरह भी यहाँ से भाग कर न जाने पाए। गोलियां मानसिंह के आसपास से गुजर रही थी। उसने राइफल एक और रख कर एक बार फिर हथगोले को सहारा लिया। इस समय राइफल काम नहीं आएगी। हथगोलों को अपनी ओर आते देखकर अंग्रेज सिपाही मोर्चा छोड़कर भागने लगे, लेकिन उन्हें अंदर पहुंचने में सफलता न मिली। काफ़ी देर बाद जब मानसिंह को चौकी के अंदर कोई हलचल नजर न आई तो वह पेड़ से उतरने लगा। लगता है 3 हथगोलों ने इस बार सारे सिपाहियों को सफाया कर दिया। पेड़ से उतरकर मानसिंह दौड़ता हुआ चौकी की बाउंड्री पर चढ़ गया। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। चौकी का एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचा था। वह बाउंड्री कूदकर अंदर पहुंच गया। हा हा हा! मानसिंह का मुकाबला करने चले थे कुत्ते! अरे, इन बाजुओं में अभी बहुत ताकत है। मानसिंह एक सिपाही की लाश के पास बैठ गया और उसके खून में अपनी उंगली भिगोकर जमीन पर कुछ लिखने लगा। उसके बाद उसने पुलिस की जीप से पेट्रोल निकाल कर लाशों पर और चौकी के अंदर छिड़क कर आग लगा दी। हा हा हा! फायर ब्रिगेड के आने तक यह पुलिस चौकी जलकर राख हो जाएगी। पेट्रोल के कारण आग बड़ी तेजी से चौकी के अंदर और बाहर फैल गई। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। इसी तरह मैंने अपने जवान बेटे की चिता जलाई थी। अब मानसिंह वहाँ नहीं
वहां रुका नहीं, बाउंड्री पार करके वह तेजी से एक और भाग लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गई। फौरन आग बुझाओ, लगता है सब कुछ जलकर राख हो गया है। बड़ी भयंकर आग लगी है, मांस जलने की गंध भी आ रही है। फायर ब्रिगेड वाले पूरी ताकत से आग बुझाने में जुट गए। आग बुझी तो जरूर, लेकिन सब कुछ राख कर देने के बाद ओह, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ भी तो नहीं बचा, सारे रिकॉर्ड जल गए। सर, लगता है चौकी के सारे सिपाहियों को मारकर फिर आग लगाई गई है। हाँ, अगर एक एक भी सिपाही जिंदा होता तो आग इतनी आसानी से नहीं लग सकती थी। आश्चर्य है सर, एक व्यक्ति इतना बड़ा कांड कर गया। जिस व्यक्ति ने हेडक्वार्टर फ़ोन किया था उसके अनुसार चौकी पर हमला करने वाला एक ही व्यक्ति था, लेकिन हो सकता है हमला करने वालों की संख्या अधिक हो। तुम आसपास पूछताछ करो, असलियत मालूम हो जाएगी। ओके सर। सिपाही फौरन वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर लौटा। सर, इस आदमी ने हमलावर को देखा है। इस आदमी का नाम पता हुलिया सब कुछ उस आदमी का नाम पता हुलिया कुछ बता सकते हो? नाम तो मैं नहीं जानता। हाँ, हुलिया ज़रूर बता सकता हूँ उसका। वह 50-55 का बूढ़ा था। उसके कंधे पर थैला लटक रहा था और हाथ में राइफल थी। इंस्पेक्टर कुछ और पूछने ही वाला था, तभी एक सिपाही भागता हुआ वहां पहुंचा। सर, हमलावर का नाम मानसिंह है। था तुम्हें कैसे मालूम? सिपाही उन लोगों को उस जगह लेकर पहुंचा जहां खून से जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। ओह, तो यह वही मानसिंह है जिसने कल एक सिपाही को मारकर पेड़ पर लटका दिया था। सर, लगता है मानसिंह बागी हो गया है और पूरी अंग्रेज जाति का दुश्मन बन गया है। मानसिंह जैसे खतरनाक बागी का ज़्यादा दिनों तक आज़ाद रहना ठीक नहीं। तुम उस व्यक्ति को साथ लेकर फौरन हेडक्वार्टर चले जाओ। आर्टिस्ट से कहना इसके बताए हुए हुलिये का स्केच फोटो बना दे। कल सुबह अखबारों में मानसिंह का फोटो छप जाना चाहिए। साथ ही उसके बड़े बड़े पोस्टर शहर के हर गली कूचे में चिपक जाना चाहिए। सिपाही उस व्यक्ति को लेकर पुलिस विभाग के आर्टिस्ट माइकल के पास पहुंच गया। मिस्टर माइकल, यह आदमी आपको जिस व्यक्ति का हुलिया बताए, आप उसका स्केच फोटो बना दें। यह इंस्पेक्टर हैरी का ऑर्डर है। ओके, बैठो मिस्टर। माइकल उस व्यक्ति के बताए हुए हुलियों पर तेजी से फोटो बनाने लगा। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद वो फोटो बनाने में सफल हो गया। फोटो देखकर बताओ सही बनी है या नहीं? वाह, बिल्कुल सही बनी है। वह ऐसा ही था। दूसरे दिन अखबार में मानसिंह की फोटो छपी थी। शहर की सड़कों पर, गलियों में जगह जगह मानसिंह के बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। इस इस व्यक्ति का नाम मानसिंह है। इसका अता पता बताने वाले को, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वालों को 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सुबह देर से उठने के बाद मानसिंह जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी। हा हा हा, मेरा एक ही कारनामे से अंग्रेज सरकार घबरा गई। 5,000 का इनाम रख दिया मुझ पर। मेरी कीमत 5,000 नहीं कुत्ते, 50,000 है। अब 50,000 का इनाम रखने के लिए तैयार हो जाओ। पोस्टर फाड़कर मानसिंह सीधे एक व्यक्ति के पास पहुंचा। सुन, तेरी गरीबी के दिन अब दूर होने वाले हैं। वह कैसे? पुलिस ने मुझ पर 5,000 का इनाम रखा है। पुलिस को मेरा पता बताकर तुम इनाम हासिल कर लो। लेकिन तुम गिरफ्तार क्यों होना चाहते हो? गिरफ्तार होना नहीं चाहता, बल्कि मैं इनाम की रकम बढ़वाना चाहता हूँ। जब गिरफ्तार हो जाओगे तो इनाम कैसे बढ़ेगा? मानसिंह उसे समझाने लगा कि इनाम की रकम किस तरह बढ़ेगी। तुम सावधानी से दोनों बम गाड़ी की सीट के नीचे रख देना। पुलिस को खंडहर तक पहुंचाकर अपना इनाम लेना और वहां से फौरन चले जाना। ठीक है, इतना तो मैं कर लूँगा। और वह व्यक्ति पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर सीधा पुलिस कमिश्नर से मिला। साहब, मैं जानता हूँ मानसिंह कहाँ छुपा है। अगर इनाम की रकम मुझे मिल जाए तो मैं पुलिस को उस जगह तक पहुँचा सकता हूँ। इनाम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले मानसिंह तो हाथ आए। और कुछ देर बाद कमिश्नर खुद उस व्यक्ति के साथ एक बड़ी पुलिस फोर्स लेकर मानसिंह को गिरफ्तार करने चल दिया। उधर मानसिंह पुलिस फोर्स की स्वागत की पूरी तैयारी कर रहा था। वह खंडहर के पास मिट्टी के नीचे बारूद बिछा रहा था। जैसे ही अंग्रेज सिपाहियों के कदम बारूद के ढेरों पर पड़ेंगे, उनके टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ने लगेंगे। वह व्यक्ति पुलिस फोर्स को लेकर उसी खंडहर के पास पहुंच गया। वह सामने जो खंडहर आपको नजर आ रहे हैं, मैंने मानसिंह को उन्हीं में देखा था। खंडहर को चारों तरफ से घेर लो। पुलिस के जवानों ने खंडहर को चारों ओर से घेर लिया। कमिश्नर माइक पर मानसिंह को चेतावनी देने लगा। मानसिंह, तुम चारों ओर से घेर लिए गए हो। अगर जिंदा चाहते हो तो हथियार फेंक कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम्हारा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। कमिश्नर ने चेतावनी कई बार दोहराई, लेकिन मानसिंह की ओर से कोई जवाब न मिला। वह व्यक्ति अभी भी कमिश्नर के साथ था। ऐसा तो नहीं मानसिंह को हमारे आने की खबर लग गई हो और वह यहाँ से भाग गया हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। कहीं
तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया। बेवकूफ़ बनाता तो मैं खुद नज़र आ रहा हूँ। इनाम के लालच में खतरा मोल लिया था, लेकिन इनाम मिलता नज़र नहीं आ रहा है। खंडहर में छुपा मानसिंह इस इंतजार में था कि कमिश्नर उस व्यक्ति को इनाम दे दे तो वह अपना खेल शुरू करे, लेकिन जब उसने देखा उस व्यक्ति को इनाम नहीं मिल रहा है तो उसने फिर अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर को गोली लगकर गिरते देख कमिश्नर फौरन एक पेड़ के आड़ में हो गया। इसका मतलब है मानसिंह खंडहर में मौजूद है। अब तो आप मुझे इनाम की रकम दे दीजिए। कमिश्नर ने जेब से 5,000 रुपया निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया। रुपया लेकर वह व्यक्ति वहाँ से भाग लिया। तुम फौरन यहाँ से दूर चले जाओ। शुक्रिया साहब। कमिश्नर ने एक बार फिर माइक पर चेतावनी दोहराई। मानसिंह, मुकाबला करना बेकार है। तुम अकेले हो और मेरे साथ पुलिस फोर्सों का जवान है। हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। तभी एक गोली सनसनाती हुई माइक पर लगी। माइक कमिश्नर के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। कमिश्नर का आदेश मिलते ही पुलिस के जवानों ने चारों ओर से फायरिंग शुरू कर दी। काफ़ी देर तक मुकाबला करने के बाद मानसिंह के पास गोलियां खत्म हो गई। वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़ा हो गया। कमिश्नर, मेरे पास गोलियां खत्म हो चुकी है। मैं हथियार फेंक रहा हूं। आकर मुझे गिरफ्तार कर लो। उसके बाद मानसिंह ने अपनी राइफल नीचे फेंक दी। मानसिंह को राइफल फेंकते देख कमिश्नर ने जवानों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जवान अपना मोर्चा छोड़कर खंडहर की ओर बढ़ने लगे। शिकारी अपने आप चलकर मेरे जाल में फंसने आ रहे हैं। उन्हें क्या पता कि कुछ कदम आगे बारूदी मौत उनका इंतजार कर रही है। 2-4 कदम और चलने के बाद पुलिस के जवान बारूद के ढेर तक पहुंच गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पुलिस कमिश्नर मानसिंह की चाल समझ गया। आगे मत बढ़ो जवानों। मानसिंह ने जमीन के अंदर बारूद छुपा रखा है। मानसिंह की तरकीब बहुत कामयाब रही। बहुत से जवान मारे गए और जो बचे वह पलटकर भाग खड़े हुए। मानसिंह ने फुर्ती से थैले के अंदर से हथगोले निकाले और भागते हुए जवानों पर फेंकने लगे। हा हा हा, भागो और भागो, देखता हूँ तुम लोग कहाँ तक भागते हो। हथगोले जवानों के आसपास गिर कर फटने लगे। धड़ाम धड़ाम। जवानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मरता देख कमिश्नर बुरी तरह घबरा गया। 100 में से सिर्फ 5 जवान जिंदा बचे थे। वह 5 घायल अवस्था में कमिश्नर के पास पहुंच गए। सर, मानसिंह को आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हमें बड़ी फोर्स लानी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगली बार हम मानसिंह को बड़ी फोर्स के साथ घेरेंगे। उन लोगों को गाड़ियाँ की ओर वापस बढ़ते देख मानसिंह का दिमाग तेजी से काम करने लगा। बिना कमिश्नर के मरे मुझ पर इनाम नहीं बढ़ेगा। उस तक मैं बम नहीं फेंक सकता। उसे मारने के लिए मुझे गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। वह खाली हाथ तेजी से उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। रुकिए कमिश्नर साहब, मैंने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है और अब मैं खुद आपके पास गिरफ्तार होने आ रहा हूँ। मानसिंह की आवाज़ सुनकर कमिश्नर और सिपाही रुक गए। सावधान रहना, इसमें भी कोई चाल हो सकती है। जरा भी खतरा देखो तो भून देना इसे। एक सिपाही ने आगे बढ़कर मानसिंह की तलाशी ली। सर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आया हूँ कमिश्नर। पूरी तसल्ली हो जाने के बाद कमिश्नर रिवॉल्वर लेकर आड़ से बाहर निकला। पहना दो इसे हथकड़ी और ले चलो हेडक्वार्टर। एक सिपाही ने आगे बढ़कर मानसिंह को हथकड़ी पहना दी। मानसिंह 5 राइफल से घिरा हुआ पुलिस की गाड़ी की ओर चल दिया। इन्हें क्या मालूम, यह मुझे नहीं अपनी मौत को हथकड़ी पहनाकर ले जा रहे हैं। ऐसे ही किसी खतरनाक मौके के लिए मानसिंह ने उस व्यक्ति से गाड़ी में बम रखवाए थे। गाड़ी के पास पहुंचकर वह पैर खुजाने के बहाने नीचे झुका। उस गाड़ी के अंदर सीट के नीचे रखे हुए बम नजर आ गए। चढ़ो गाड़ी पर, चढ़ता हूँ, जरा पैर तो खुजा लूँ। जिस जगह सीट के नीचे बम रखे हुए थे मानसिंह ठीक उसी जगह जाकर बैठ गया। सुनो, रास्ते में कोई गलत हरकत मत करना वरना। कमिश्नर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा बाहर से बंद करके ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर आंख बंद करके सोने का बहाना करता हूँ, फिर अपना काम करूँगा। उसे सोता देख सिपाही भी असावधान हो गए। यही मौका है, मुझे बम उठा लेना चाहिए। उसने आहिस्ता से नीचे झुककर बम उठा लिए। तभी एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ गई। अरे, यह बम कहाँ से आ गया तेरे पास? इससे पहले कि सिपाही झपट कर उसके हाथ से बम छीनता, उसने एक बम दरवाजे पर खींच मारा। धड़ाम। गाड़ी का दरवाज़ा टूटते ही मानसिंह ने बाहर छलांग लगा दी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। मानसिंह गाड़ी से कूद गया। इधर मानसिंह का शरीर झटके सड़क से टकराया। उसका शरीर झंझना उठा। उधर गाड़ी कुछ मीटर
आगे जाकर रुक गई। पकड़ो, मानसिंह बच कर ना जाने पाए। इससे पहले कि कमिश्नर या सिपाही गाड़ी से उतर पाते, मानसिंह फुर्ती से खड़ा हो गया। उसने दूसरा बम भी गाड़ी की ओर उछाल दिया। हा हा हा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बम ठीक गाड़ी के ऊपर जाकर गिरा। धड़ाम। मानसिंह फौरन वहां से भाग लिया। अब मुझे फौरन इस हथकड़ी से छुटकारा पाना है। मानसिंह भागता हुआ उसी खंडहर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक सिपाही की राइफल उठा ली। अब मुझे इस हथकड़ी से छुटकारा मिल जाएगा। राइफल की नाल हथकड़ी से लगाकर उसने अपने पैर के अंगूठे से उसका घोड़ा दबा दिया। धाएं। हथकड़ी से छुटकारा पाने के बाद मानसिंह सिपाही की राइफल और बम का थैला लेकर जंगल की ओर चल दिया। मानसिंह के इस खूनी कारनामे से अंग्रेज सरकार हिल उठी। बात गवर्नर के कानों तक पहुंच गई। मिस्टर आईजी, चाहे जितनी फोर्स लगानी पड़े लगा दीजिए, मानसिंह हर हालत में गिरफ्तार होना चाहिए। आईजी अपने ऑफिस में, सर पुलिस फोर्स तो मानसिंह को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर हमें जासूसों की सहायता मिल जाए तो उस तक पहुंचने में आसानी होगी। गवर्नर ने आईजी की बात पर गौर किया। ठीक है, 2 जासूस मानसिंह को गिरफ्तार करवाने में पुलिस फोर्स की सहायता करेंगे। गवर्नर से बात करने के बाद आईजी ने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाई। पहले तो हमें उस पर इनाम की रकम बढ़ा देनी चाहिए। यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि आप लोग मानसिंह को गिरफ्तार करने के लिए अपनी अपनी राय दें। मानसिंह की फ़ोटो अखबारों में छप चुकी है। वह आबादी में तो छुप नहीं सकता। हमें उसकी तलाश शहर के बाहरी सुनसान इलाकों में करनी चाहिए। ठीक है, इनाम की रकम 50,000 कर दी जाएगी। मीटिंग काफ़ी देर तक चलती रही। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर से मानसिंह की तलाश में कुछ जीपें निकल पड़ी। इंस्पेक्टर टॉम की जीप जंगल के पास वाली सड़क से गुजर रही थी। तभी एक सिपाही बोला, सर हो सकता है मानसिंह इस जंगल में छुपा हो। इस जंगल में अच्छी छुपने की जगह और कौन सी हो सकती है? तुम ठीक कह रहे हो ड्राइवर, जीप रोको। ड्राइवर ने जीप सड़क के किनारे रोक दी। सावधान रहना, हो सकता है मानसिंह जंगल में घुसते ही हम पर हमला कर दे। हम सावधान हैं सर। इंस्पेक्टर 5 सिपाहियों के साथ जंगल में प्रवेश कर गया। जरा सी आहट होते ही फायरिंग शुरू कर देना। मानसिंह गुफा के अंदर गहरी नींद सो रहा था। अचानक ही आंख खुल गई। वह उठकर बैठ गया। मैं तो गहरी नींद सो रहा था, फिर मेरी आंख क्यों खुल गई? जरूर कोई आहट हुई है। ध्यान लगाकर सुनने पर उसे गुफा की ओर आते हुए कदमों की आहट सुनाई दे गई। लगता है कुछ लोग गुफा की ओर आ रहे हैं। गुफा के द्वार के पास पहुंचकर उसने बाहर झांका। ओह, तो पुलिस मुझे तलाश करती हुई यहाँ तक पहुंच ही गई। उसने बड़ी फुर्ती के साथ थैले में से बम निकाला और उन लोगों की ओर उछाल दिया। एक साथ सबकी छुट्टी कर देता हूँ। बम इंस्पेक्टर के पास जाकर फटा। आह, धड़ाम। बम विस्फोट ने इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों के चिथड़े उड़ा दिए। बचा वह एक सिपाही पलट कर भागा। उस सिपाही को भागते देख मानसिंह गुफा से बाहर आ गया। भाग कहाँ रहा है बुजदिल? भाग कर तू अपनी मौत से नहीं बच सकता। धाएं। आह। जंगल के बाहर जीप के पास खड़े ड्राइवर ने धमाके की आवाज़ सुनकर फौरन वायरलेस पर हेडक्वार्टर खबर भेज दी। 2 जासूसों के साथ जल्दी ही एक बड़ी फोर्स वहां पहुंच गई। जंगल को चारों ओर से घेर लो। मानसिंह जिंदा निकल कर नहीं जाना चाहिए। दोनों जासूस काफ़ी सिपाहियों के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर बाद वह गुफा के अंदर पहुंच गए। यहाँ पड़ा सामान इस बात का सबूत है कि मानसिंह यहाँ छुपा हुआ था। हाँ, लेकिन लगता है वह हमारे पहुंचने से पहले ही यहाँ से भाग गया। फोर्स वापस हेडक्वार्टर पहुंच गई। दोनों जासूस को आईजी ने अपने ऑफिस में बुला लिया। आपने हमें बुलाया सर? हाँ, तुम दोनों के पास मानसिंह का स्केच फोटो है। तुम दोनों उसकी तलाश आरंभ कर दो। ओके सर। उसी समय एक सिपाही ने ऑफिस में प्रवेश किया। सर, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। वह अपने आप को बागी मानसिंह का दोस्त बताता है और आपसे मिलना चाहता है। उसे फौरन अंदर भेजो। सिपाही वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मानसिंह के दोस्त सुभान सिंह ने ऑफिस में प्रवेश किया। तुम बागी मानसिंह के दोस्त हो? जी हाँ सरकार। अगर उस पर घोषित 50,000 का इनाम आप मुझे देने का वादा करें तो मैं उसे पकड़ने की अच्छी और कारगर तरकीब बता सकता हूँ। तरकीब बताओ, मैं वादा करता हूँ अगर बागी मानसिंह पकड़ा गया तो इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। सर, क्या ज़रूरत है इससे तरकीब पूछने की? हम उसकी तलाश में जा तो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसे ढूंढ भी लिया तो आप लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। वह कितना खतरनाक है यह तो आप लोग देख ही चुके हैं। यह आदमी सही कह रहा है, इसे तरकीब बताने दो। और फिर एक दोस्त ने गद्दारी कर दी। मानसिंह को अपने बेटों से बहुत प्यार है। बड़े बेटे की मौत ने उसे बागी बना दिया। उसके 2 बेटे और हैं। अगर उन दोनों को और उसकी पत्नी को आप लोग ढूंढकर अपने कब्जे में कर लें तो वह सिर के बल चलकर आपके पास आ जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। जब वह एक बेटे के लिए बागी बन सकता है तो 2 के लिए अपने आप को गिरफ्तार भी करवा सकता है। उसके घर का पता बताओ। घर पर कोई नहीं है। उसने पत्नी व बेटे को पहले ही कहीं भेज दिया है। मैं कुछ पते बता रहा हूँ,
वह उन पतों पर जरूर मिल जाएंगे। मान सिंह की पत्नी अपने बेटों के साथ जिन जिन स्थानों पर जा सकती थी, सुभान सिंह ने उन स्थानों को पता बता दिया। तुम दोनों पुलिस फोर्स के साथ फौरन इन स्थानों पर छापे मारो। ओके सर। जासूसों ने पुलिस फोर्स के साथ उन पतों पर छापे मारना शुरू कर दिया। आखिर एक जगह उन्हें सफलता मिल ही गई। चलो गाड़ी में बैठो, अब तुम लोगों के लिए मान सिंह को गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। मान सिंह की पत्नी और बेटों को लेकर जासूस पुलिस हेडक्वार्टर लौट आया। शाबाश, अब रेडियो पर ऐलान करवा दो, बागी मान सिंह जहाँ कहीं भी हो 24 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण कर दे, वरना उसकी पत्नी व बेटों को गोली मार दी जाएगी। रात के 8 बजे थे, रेडियो पर गाने आ रहे थे। अचानक गाना रुक गया। एक जरूरी सूचना सुनिए, बागी मान सिंह जहाँ कहीं भी हो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दे। पुलिस ने उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अगर उसने 24 घंटे के अंदर अपने आप को पुलिस के हवाले न किया तो उन लोगों को गोली मार दी जाएगी। सूचना समाप्त हुई। दूसरे दिन अखबारों में भी यह खबर छप गई। मान सिंह ने एक सांस में पूरी खबर पढ़ ली। यह बहुत बुरा हुआ, अब मुझे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं अपने दोनों बेटों को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकता। आत्मसमर्पण का निश्चय करके मान सिंह पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। विजय की मौत ने मुझे बागी बना दिया था। आज वीर और राज की जान बचाने के लिए मैं मौत को गले लगा लूंगा। वह जल्द ही पुलिस हेडक्वार्टर आ पहुंचा। गेट पर खड़े सिपाही उसे देखते ही घबरा कर अंदर भागे। अरे भागते कहाँ हो बुज़दिलो, मैं आज तुम लोगों को मारने नहीं, अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। सिपाही भागकर आईजी के पास पहुँचे। सर सर, बागी मान सिंह आ गया। ओह। आईजी सिपाहियों के साथ ऑफिस के बाहर आ गए। तुम लोग चलो, मैं मान सिंह की पत्नी और बेटों को लेकर आ रहा हूँ। ओके सर। बूढ़ा मान सिंह पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर सीना ताने खड़ा शेर की तरह दहाड़ रहा था। अरे बुज़दिलो, बड़े बहादुर बनते हो, आमने सामने की टक्कर में मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाए तो मेरी पत्नी और बेटों को गिरफ्तार कर लिया। लानत है तुम लोगों पर। उसी समय आईजी उनकी पत्नी और बेटों के साथ सामने आ गए। बमों का थैला और राइफल जमीन पर डाल दो मान सिंह, वरना मेरे एक इशारे पर इन्हें गोली मार दी जाएगी। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तुम्ही लोगों की गोली से मेरा एक बेटा पहले ही मुझसे जुदा हो चुका है। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो मैं भारत क्या सारी दुनिया से अंग्रेज़ों का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर तुम अपने आप हथियार डाल दोगे तो इन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। पत्नी और बेटों के खातिर अंग्रेज पुलिस के दांत खट्टे करने वाले बूढ़े मान सिंह ने हथियार डाल दिए। लोग गिरफ्तार कर लो मुझे, मैंने हथियार डाल दिए। उसके हथियार डालते ही पुलिस के बहुत से जवान उसके करीब आ गए। डाल दो इन हाथों में हथकड़ी। एक शेर अपने बेटों की जान बचाने के लिए अपने आप को गीदड़ के हवाले कर रहा है। आईजी ने खुद आगे बढ़कर मान सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दी। तुमने 200 अंग्रेज सिपाहियों की जान ली है मान सिंह, अब तुमसे एक एक की मौत का बदला लिया जाएगा। तुम लोग चाहे मेरा कुछ भी करना, लेकिन पहले मेरी पत्नी और बेटों को छोड़ दो। हा हा हा। नागिन और सपोलो को छोड़ दे ताकि आगे चलकर वह भी हमारे लिए खतरा बन जाए। और फिर आईजी के इशारे पर सिपाहियों ने उसकी पत्नी और बेटों को गोलियों से भून डाला। धाएं धाएं धाएं। नहीं। पत्नी और बेटों को अपनी आंखों के सामने मरता देख बूढ़ा मान सिंह पागल हो उठा। मार डाला तुम लोगों ने मेरी बीवी बच्चों को, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। उसी समय सुभान सिंह वहाँ पहुँच गया। देखा सरकार, कैसा छटपटा रहा है मान सिंह। मेरी तरकीब कामयाब रही ना, अब मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। जरूर मिलेगा तुम्हें इनाम, तुम्हारे कारण ही तो यह हमारे हाथ आया है। आईजी ने जेब से 10-10 हज़ार की 5 गड्डियाँ निकालकर सुभान सिंह के हाथ में रख दी। लो, तुम इस इनाम के हकदार हो। शुक्रिया सरकार। सुभान सिंह को आईजी से इनाम की रकम लेते देख मान सिंह सब कुछ समझ गया। ओह, तो तेरे ही कारण यह लोग मेरे बीवी बच्चों को पकड़ने में सफल हो सके। तेरे जैसे गद्दारों के ही कारण अंग्रेज इतने सालों से भारत पर राज कर रहे हैं। अगले ही पल मान सिंह ने बाज की तरह झपट्टा मारकर पास खड़े एक सिपाही की राइफल छीन ली और आईजी व सुभान सिंह पर गोलियां बरसाने लगा। धाएं 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 धाएं। आह। आईजी को गोली लगते देख सिपाहियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां उसके शरीर में घुसने लगी, राइफल उसके हाथ से छूट गई। धाएं 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 धाएं। और इस तरह दोस्त की गद्दारी के कारण एक बहादुर मान सिंह का अंत हो गया। समाप्त।